नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन घटक का अर्थ है अंतिम उत्पाद में मौजूद एक बाहरी पदार्थ। एक पदार्थ जो अंतिम उत्पाद में संशोधित हो जाता है। भोजन तैयार करने के लिए प्रयुक्त कोई भी पदार्थ। भोजन तैयार करने में उपयोग किया जाने वाला एक खाद्य योज्य। आंसर, भोजन तैयार करने के लिए प्रयुक्त कोई भी पदार्थ, ऑप्शन सी। व्याख्या, घटक वे पदार्थ हैं जिन्हें मिलाने पर एक नया तैयार उत्पाद बनाया जा सकता है। एक नया खाद्य उत्पाद बनाने के लिए सामग्री कुछ भी खाने योग्य हो सकती है। सामग्री में कुछ खाद्य योजक, मसाले, संरक्षक आदि शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न, पीएचबी का क्या अर्थ है। आंसर, पॉलीहाइड्रॉक्सी ब्यूटरेट, ऑप्शन बी। व्याख्या, पीएचबी का अर्थ पॉलीहाइड्रॉक्सी ब्यूटरेट है। यह एक पॉलिएस्टर है जो स्नैक्स, सूखे उत्पादों आदि के लिए खाद्य ग्रेड पैकेजिंग सामग्री के रूप में लोकप्रिय है। यह नौकरणीय क्राफ्ट के किण्वन के माध्यम से उत्पादित एक बायोडिग्रेडेबल अर्ध क्रिस्टलीय थर्मोप्लास्टिक सामग्री है। अगला प्रश्न, यूरोपीय मानकीकरण समिति सीईएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आंसर, ब्रुसेल्स, ऑप्शन ए। यूरोपीय मानकीकरण समिति सीईएन मानकीकरण के लिए यूरोपीय समिति का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। यह स्थिरता बढ़ाने के लिए खाद्य बनाने की क्षमता पर कुछ मानक तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिरक्षक को एक रासायनिक यौगिक के रूप में परिभाषित करता है। आंसर, भोजन में सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले परिवर्तनों को रोकता है, ऑप्शन ए। व्याख्या, रासायनिक परिरक्षक को एक रासायनिक यौगिक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भोजन में सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले परिवर्तनों को रोकता है। रासायनिक खाद्य परिरक्षक ऐसे पदार्थ हैं जो या तो सूक्ष्म जीवों को विकास में देरी करने या उन्हें नष्ट करने में मदद करते हैं। इसे प्रकार निर्माण और वितरण के दौरान गुणवत्ता में गिरावट को रोकते हैं। जीवाणु, मोल्ड, ईस्ट और फंगस के कारण होने वाले नुकसान को रोकता है। उत्पाद के शेल्फ जीवन का विस्तार करता है। भोजन को अधिक समय तक ताज़ा रखने में मदद करता है। उत्पाद के रंग, स्वाद और बनावट में परिवर्तन को विलंबित या रोकता है। अब अगला प्रश्न, जैम बनाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मिश्रण को गाढ़ा करने के लिए पानी को उबालना एक महत्वपूर्ण कदम है। बी, फलों को नरम करने के लिए उन्हें गर्म किया जाता है, पेक्टिन निकाला जाता है और फिर चीनी की मात्रा को लगभग 70% तक बढ़ाने के लिए तेज़ी से उबाला जाता है। सी, उच्च मेथॉक्सेल पेक्टिन का उपयोग जैम में और कम मेथॉक्सेल का उपयोग दूध उत्पादों में जेलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। व्याख्या, सभी उपर्युक्त कथन सत्य हैं। मिश्रण को गाढ़ा करने के लिए पानी को उबालना एक महत्वपूर्ण कदम है। फलों को नरम करने के लिए उन्हें गर्म किया जाता है, पेक्टिन निकाला जाता है और फिर चीनी की मात्रा को लगभग 70% तक बढ़ाने के लिए तेज़ी से उबाला जाता है। उच्च मेथॉक्सेल पेक्टिन का उपयोग जैम में और कम मेथॉक्सेल का उपयोग दूध उत्पादों में जेलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब अगला प्रश्न, एगमार्क कब लागू किया गया था। आंसर, वर्ष 1935 में, ऑप्शन ए। एगमार्क को वर्ष 1935 में लागू किया गया था। इसका मतलब है कि कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और विपणन अधिनियम यह भारत में कृषि उपज पर प्रमाणन चिन्ह देता है। इसमें सभी बच्चे और अर्ध प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद शामिल है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल किस श्रेणी को अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। HDL अनुपात LDL, LDL, HDL, VLDL। आंसर, HDL, ऑप्शन सी। उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त में पाया जाने वाला वसा का एक प्रकार है। हमारे शरीर में अधिक कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि यह रक्त में चारों ओर तैर सकता है और रक्त वाहिकाओं को रोक सकता है, जिससे हृदय की गति रुक सकती है। अब अगला प्रश्न, पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री की तुलना में खाद्य या जैव आधारित पैकेजिंग सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बेहतर उत्पाद स्वाद, ऑक्सीजन पारगम्यता का प्रतिरोध, कम जल वाष्प
पारगम्यता अधिक टिकाऊ। आंसर कम जल वाष्प पारगम्यता, ऑप्शन सी। खाद्य या जैव आधारित पैकेजिंग सामग्री में पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री की तुलना में जल वाष्प पारगम्यता अधिक होती है। हालांकि यह पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री से बेहतर है क्योंकि यह उत्पाद के स्वाद को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसमें ऑक्सीजन पारगम्यता का प्रतिरोध अधिक होता है और यह अधिक टिकाऊ होती है। अब अगला प्रश्न, खाद्य कोटिंग के लिए पॉलीमर आधारित सामग्री चिटोसन में भी कौन से गुण होते हैं? आंसर एंटी फंगल, ऑप्शन ए। व्याख्या, चिटोसन खाद्य कोटिंग के लिए एक बहुलक आधारित सामग्री है। इसमें एंटी फंगल गुण भी हैं। चिटोसन का उपयोग खीरे और बेल मिर्च में एक खाद्य कोटिंग के रूप में किया जाता है जहां इसका प्राथमिक कार्य नमी अवरोध है। प्रश्न, विरोधी पोषक तत्व एंटी न्यूट्रिएंट्स को क्या कहा जाता है? आंसर प्राकृतिक विषाक्त, ऑप्शन सी। व्याख्या, विरोधी पोषक तत्व एंटी न्यूट्रिएंट्स या पोषण विरोधी कारक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक हैं जो शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकते हैं। इन्हें प्राकृतिक विषाक्त पदार्थ कहा जाता है क्यों इनमें से अधिकांश भोजन के प्राकृतिक स्रोतों तो विशेष रूप से पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और उन्हें विषाक्त माना जाता है क्योंकि इनके अंतर्ग्रहण से पोषक तत्वों का अपावशोषण होता है और साथ ही बिगड़ा हुआ पाचन भी असुविधा का कारण बनता है। सब्जियों, अंडों और फलियों में एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उपयोग से पहले खाना पकाने, अंकुरण, माल्टिंग, किण्वन आदि जैसे तरीकों से एंटी न्यूट्रिएंट्स को नष्ट किया जा सकता है। एंटी न्यूट्रिएंट्स को संख्या जितनी कम होगी, पोषक तत्वों की जैविक उपलब्धता उतनी ही अधिक होगी। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, यदि जैम की पैकेजिंग करते समय तापमान बहुत अधिक हो तो वे काफ़ी हद तक गाढ़े हो जाते हैं और फिर उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। कथन दो, दूध का स्पष्टीकरण कैलोरीफिकेशन एक अपकेंद्रित के सिद्धांत पर काम करता है। कथन एक सही है और दो गलत है। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत है। कथन एक गलत है और दो सही है। आंसर कथन एक गलत है और दो सही है, ऑप्शन डी। व्याख्या, कथन एक गलत है और दो सही है। यदि जैम की पैकिंग करते समय तापमान बहुत कम हो तो वे काफ़ी हद तक गाढ़े हो जाते और फिर उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। यदि तापमान बहुत अधिक हो तो पानी कंटेनर के अंदर संघनित हो जाता है और चीनी पतली होकर जैम के ऊपर रह जाती है। दूध का स्पष्टीकरण अपकेंद्रित के सिद्धांत पर काम करता है। सेंट्रीफ्यूजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें मिश्रण में दो तरल पदार्थों को अलग करने के लिए केंद्रापसारक बल का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रण का संघन घटक अक्ष से दूर चला जाता है और हल्का घटक अक्ष की ओर चला जाता है। इसमें कैलोरीफायर नामक एक केंद्रापसारक मशीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार स्पष्टीकरण दूध को केंद्रापसारक बल के अधीन करने की एक प्रक्रिया है ताकि दूध से महीन लेकिन कणों आदि को हटाया जा सके। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रसंस्करण कार्य है? स्पष्टीकरण, पास्चराइजेशन, होमोजिनाइजेशन, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। स्पष्टीकरण, होमोजेनाइजेशन और पास्चराइजेशन दूध प्रसंस्करण कार्य हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है? एंटीबायोटिक दवाएं, पोषण रोधी कारक, खाद्य योज्य, खाद्य अपमिश्रण। आंसर पोषण रोधी कारक, ऑप्शन बी। एंटी न्यूट्रिएंट्स या पोषण विरोधी कारक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक हैं जो शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकते हैं। इन्हें प्राकृतिक विषाक्त पदार्थ कहा जाता है क्यों इनमें से अधिकांश भोजन के प्राकृतिक स्रोतों तो विशेष रूप से पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों में से पाए जाते हैं और इन्हें विषाक्त माना जाता है क्योंकि इनके अंतर्ग्रहण से पोषक तत्वों का अपावशोषण होता है और साथ ही खराब पाचन के कारण असुविधा होती है। अगला प्रश्न, किसके बीच चिपकने वाला बल फिल्म निर्माण का एक सिद्धांत है? आंसर फिल्म और सबस्ट्रेट, ऑप्शन सी। व्याख्या,
फिल्म और सबस्ट्रेट के बीच चिपकने वाला बल फिल्म निर्माण का एक सिद्धांत है। यह फिल्म को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार है। यह एक खाद्य फिल्म बनाता है जिसे भोजन के साथ खाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण खाद्य बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री को पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री से बेहतर बनाता है? आंसर, खाद्य बनाने की क्षमता। ऑप्शन ए। खाद्य बनाने की क्षमता खाद्य बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री को पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री से बेहतर बनाती है। कंपोस्टेबिलिटी को बायोडिग्रेडेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह वह गुण है जो पैकेज के अंतिम जीवन काल में किसी सामग्री के विघटन को दर्शाता है। बायोडिग्रेडेबल पैकेट पारंपरिक पॉलीमर की तुलना में तेज़ी से और बेहतर तरीके से विघटित होते हैं। अब अगला प्रश्न, लैक्टिन निम्नलिखित में से क्या है? एमिनो अम्ल, पॉलीसेकेराइड, पोषणरोधी कारक, लिपिड। आंसर, पोषणरोधी कारक। ऑप्शन सी। व्याख्या, लैक्टिन एक पोषणरोधी कारक है जो खाद्य पदार्थों में मौजूद होते हैं और जब इनका सेवन किया जाता है तो वे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की जैव उपलब्धता कम हो जाती है। खाना पकाने से पोषण विरोधी कारकों को नष्ट किया जा सकता है। फलियों में लैक्टिन पाए जाते हैं और महत्वपूर्ण पोषण विरोधी कारकों में से एक है। लैक्टिन की कुछ जानवरों की कोशिकाओं, विशेष रूप से लाल रक्त कोशिकाओं की सतह से बांधने की उनकी क्षमता की विशेषता होती है, जिससे वे एक साथ चिपक जाते हैं। इसीलिए उनका वैकल्पिक नाम हीमोग्लोबिन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? स्पष्टीकरण में सारी गंदगी और मैल हटा दिया जाता है। मानकीकरण दूध में वसा की मात्रा को समायोजित करना है। दूध, वसा और सीरम का एक स्थिर पायरस नहीं बनाया जाता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, मानकीकरण दूध में वसा की मात्रा को समायोजित करना है। ऑप्शन बी। यह सही है कि मानकीकरण दूध में वसा की मात्रा को समायोजित करना है, लेकिन स्पष्टीकरण में सारी गंदगी और मैल नहीं हटाया जाता है और होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया में दूध, वसा और सीरम का एक स्थिर पायस बनाया जाता है। अगला प्रश्न, होमोजेनाइज्ड दूध में क्या होता है? क्रीमी संरचना, सफ़ेद दिखना, फीका स्वाद, उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी। व्याख्या, होमोजेनाइज्ड दूध में क्रीमी संरचना, सफ़ेद दिखना और फीका स्वाद होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वसा की गोलियां, जिनका घनत्व कम होता है, होमोजेनाइजेशन के बाद एकत्रित हो जाती है और ऊपर उठकर बताए गए गुण देती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अपमिश्रक के कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन होता है और यह हृदय के लिए भी नुकसानदेह होता है? खेसारी दाल, मैटेनिल येलो, आर्गेमोन तेल, रेडेमाइन बी। आंसर, आर्गेमोन तेल। ऑप्शन सी। सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए आर्गेमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। आर्गेमोन तेल के सेवन से हृदय गति रुकना, महामारी, ड्रायफी, ग्लूकोमा, अंधापन, विषाक्तता, लकवा आदि रोग हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट एक अस्वास्थ्यकर और अवैध कार्य है। यह भोजन को खाने के लिए असुरक्षित बनाता है, भोजन की गुणवत्ता को खराब करता है। मिलावट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अपमिश्रक कहलाती है। इस प्रकार आर्गेमोन तेल की मिलावट अंधेपन का कारण बनती है और हृदय को हानि पहुंचाती है। अगला प्रश्न, कौन खाद्य कोटिंग के लिए एक प्रोटीन आधारित सामग्री है? आंसर, कोलेजन। ऑप्शन सी। व्याख्या, कोलेजन खाद्य कोटिंग के लिए एक प्रोटीन आधारित सामग्री है। चिटोसन और एल्गिनेट खाद्य कोटिंग के लिए बहुलक आधारित सामग्री है। एसाइल ग्लिसरॉल खाद्य कोटिंग के लिए एक लिपिड आधारित सामग्री है। अब अगला प्रश्न, किसके बीच संसंजक बल फिल्म निर्माण का एक सिद्धांत है? आंसर, पॉलीमर अणु। ऑप्शन डी। व्याख्या, बहुलक अणुओं के बीच चिपकने वाला बल फिल्म निर्माण का एक सिद्धांत है। यह फिल्म के अवरोध गुणों के लिए जिम्मेदार है, अतः क्रमशः गैसों और पानी की पारगम्यता और इसीलिए संचरण दर को कम करने में मदद करता है। अब अगला प्रश्न, खेसारी दाल को मिलावट वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग करने से शरीर के निचले अंगों के पक्षाघात, घुटनों तथा जोड़ों में दर्द और जकड़न का कारण बनता है। सत्य है, असत्य है? ना तो सत्य और ना असत्य। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, सत्य है।
व्याख्या, खेसारी दाल का उपयोग चना, मूंग, मसूर दाल या बेसन में मिलावट करने के लिए किया जाता है। यह निचले अंगों के पक्षाघात, घुटनों और जोड़ों में दर्द और जकड़न का कारण बनता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट एक अस्वास्थ्यकर और अवैध कार्य है। यह भोजन को खाने के लिए असुरक्षित बनाता है। मिलावट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अपमिश्रक कहलाती है। अगला प्रश्न, खाद्य तेल पैकेजिंग विनियमन आदेश कब लागू किया गया था? आंसर, वर्ष 1998 में। व्याख्या, खाद्य तेल पैकेजिंग विनियमन आदेश वर्ष 1998 में लागू किया गया था। यह पैक किए गए रूप से सुरक्षित और गुणवत्ता वाले खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न, पाश्चुरीकृत दूध जीवाणु रहित नहीं होता है, इसलिए बैक्टीरिया के बढ़ने से पहले इसे तुरंत ठंडा किया जाना चाहिए। सत्य है, असत्य है, ना तो सत्य है और ना असत्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, सत्य है। व्याख्या, पाश्चुरीकृत दूध जीवाणु रहित नहीं होता है और इसीलिए बैक्टीरिया के बढ़ने से पहले इसे तुरंत ठंडा किया जाना चाहिए। हालांकि दूध का पाश्चुरीकरण दूध में मौजूद रोग पैदा करने वाले जीवों का विनाश सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न, खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत सबसे बड़ा प्रसंस्करण खंड, मांस, पोल्ट्री, सब्जियां और तेल उद्योग है। सत्य है, असत्य है, ना तो सत्य है और ना असत्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, सत्य है। व्याख्या, खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत सबसे बड़ा प्रसंस्करण खंड, मांस, पोल्ट्री, सब्जियां और तेल उद्योग है। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य कोटिंग में फिल्म निर्माण का तंत्र नहीं है? आंसर, बहुलकीकरण। ऑप्शन सी, बहुलकीकरण खाद्य कोटिंग में फिल्म निर्माण का तंत्र नहीं है। सरल सहसंरक्षण, यौगिक सहसंरक्षण और जेलेशन खाद्य कोटिंग में फिल्म निर्माण के तंत्र है। बहुलकीकरण एक ऐसा घटना है जब मोनोमर्स एक साथ मिलकर बहुलक बनाते हैं। फिल्म निर्माण तंत्र वे हैं जो फिल्म और सबस्ट्रेट की परस्पर क्रिया के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सेब का pH मान है? pH 1.8 से 2.4, pH 2.8 से 4.0, pH 3.3 से 4.5, pH 2.9 से 3.5। आंसर, pH 2.9 से 3.5। ऑप्शन डी। सेब का pH मान 2.9 से 3.5 तक होता है, जबकि नींबू का pH मान 1.8 से 2.4, खुबानी का pH मान 3.5 से 4.0, संतरे का pH मान 2.8 से 4.0 और अंगूर का pH मान 3.3 से 4.5 तक होता है। pH किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। अब अगला प्रश्न, रोडेमाइन बी की मिलावट वाले खाद्य पदार्थों का उपभोग करने में यह मानसिक मंदता, बांझपन आदि का कारण बनता है। सत्य है, असत्य है, ना तो सत्य है और ना असत्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, असत्य है। व्याख्या, रोडेमाइन बी का उपयोग मिर्च पाउडर में मिलावट करने के लिए किया जाता है। यह कैंसर, धात विषाक्तता, पेट संबंधित विकार, उच्च रक्तचाप आदि का कारण बनता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट एक अस्वास्थ्यकर और अवैध कार्य है। यह भोजन को खाने के लिए असुरक्षित बनाता है। मिलावट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अपमिश्रक कहलाती है। अगला प्रश्न, दूध को कैसे पाश्चुरीकृत किया जाता है? कम तापमान, लंबा समय, उच्च तापमान, कम समय, अति उच्च तापमान, उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी। व्याख्या, पाश्चुरीकृत दूध को उपर्युक्त सभी तरीकों से पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध का पाश्चुरीकरण दूध में मौजूद रोग पैदा करने वाले जीवों का विनाश सुनिश्चित करता है। पाश्चराइजेशन एक निश्चित तापमान और एक्सपोजर की अवधि के लिए दूध आंशिक जीवाणु रहित है, जो दूध के रासायनिक परिवर्तन के बिना हानिकारक जीवों को मारता है। जो दूध दुकानों से पैकेट में मिलता है उसे पाश्चुरीकृत दूध कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, मांस का किण्वन एक निश्चित तापमान पर किया जाता है और फिर एक निश्चित नमी की मात्रा तक लाया जाता है। कथन 2, किण्वन के दौरान बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड का उत्पादन करते हैं, जो मांस के pH को कम करता है और इसे लंबे समय तक रहने में मदद करता है। कथन 1 सही है और 2 गलत है। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत है। कथन 1 गलत है और 2 सही हैं। आंसर, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी। व्याख्या, दोनों कथन सही हैं। मांस का किण्वन एक निश्चित तापमान पर किया जाता है और फिर एक निश्चित नमी की मात्रा तक लाया जाता है।
किण्वन के दौरान बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड का उत्पादन करते हैं जो मांस के पीएच को कम करता है और इसे लंबे समय तक रहने में मदद करता है। अगला प्रश्न, हींग में निम्नलिखित में से किसकी मिलावट नहीं की जा सकती है? आंसर, स्टार्च की। व्याख्या, हींग में स्टार्च की मिलावट नहीं की जाती है। हींग में कले, चाक पाउडर और मक्का के दाने की मिलावट की जाती है। हींग फेरुला हींग, सूखे रस या गोंदगो राल है। भारत में इसे हींग कहा जाता है। यह परिवार अम्बेलिफेरा से संबंधित है। यह फेरुला पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है। यह जब सूख जाता है तो एक मोटे पीले पाउडर में पीस जाता है। इसका उपयोग भोजन या औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। यह अपनी मजबूत तीखी गंध के लिए जाना जाता है जो सल्फर यौगिक की उच्च सांद्रता के कारण होता है। इस मसाले का उपयोग पाचन सहायता, भोजन मसालों और अचार में किया जाता है। हींग ज़्यादातर बाजार में उपलब्ध दवाओं, लाल मिट्टी, रेत, पत्थर, चाक पाउडर, मक्का के दाने और जिप्सम के साथ मिलावट है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य ग्रेड बहुलक नहीं है? एथिलीन, प्रोपिलीन, डायन मोनोमर, पॉलीयूरेथेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वीटन। आंसर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी खाद्य ग्रेड बहुलक नहीं है। यह प्रकृति में विषाक्त है। एक बहुलक एक लेबल वाला खाद्य ग्रेड होता है जब यह निष्क्रिय होता है और हानिकारक तरीके से भोजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो एथिलीन, प्रोपिलीन, डायन मोनोमर, पॉलीयूरेथेन और बीटन खाद्य ग्रेड बहुलक हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारंपरिक पैकेजिंग खाद्य पैकेजिंग की तुलना में अधिक टिकाऊ है। कथन 2, खाद्य पैकेजिंग में जल वाष्प संचरण दर तुलनीय है। कथन 1 सही है और 2 गलत है। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत और 2 सही है। आंसर, कथन 1 गलत और 2 सही है, ऑप्शन डी। कथन 1 गलत है और 2 सही है। खाद्य पैकेजिंग सामग्री पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री की तुलना में अधिक टिकाऊ है। यह इसकी बायोडिग्रेडेबल संपत्ति के कारण है। पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री विघटित होने पर अवशेष छोड़ती है जबकि खाद्य पैकेजिंग नहीं छोड़ती है। इसीलिए यह पर्यावरण के लिए अधिक टिकाऊ और उपयुक्त है। जैव आधारित बहुलक आमतौर पर प्रकृति में हाइड्रोफिलिक होते हैं। नायलॉन, एथिल विनाइल अल्कोहल आदि जैसे कई पारंपरिक बहुलक भी ऐसे ही हैं। दोनों मसालों में आर्द्रता बढ़ने पर पारगम्यता बढ़ सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि खाद्य पैकेजिंग में जल वाष्प संचरण दर तुलनीय है। अब अगला प्रश्न, हींग में विदेशी राल का पता लगाने के लिए स्टेनलेस स्टील के चम्मच में थोड़ी सी हींग को जलाने पर कपूर की तरह जलेगी। सत्य है, असत्य है, ना तो सत्य है और ना असत्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, सत्य है। व्याख्या, हींग में विदेशी राल का पता लगाने के लिए स्टेनलेस स्टील के चम्मच में थोड़ी सी हींग को जलाने पर कपूर की तरह जलेगी जबकि मिलावटी होने पर कपूर जैसी तेज लौ नहीं निकलेगी। हींग में सोप स्टोन या अन्य मिट्टी के पदार्थ का पता लगाने के लिए नमूने के थोड़े से हिस्से को पानी से हिलाएं और इसे जमने दें। शुद्ध हींग तल पर कोई साबुन का कण या अन्य पदार्थ नहीं छोड़ेगा जबकि हींग मिलावटी होने पर साबुन का कण या अन्य पदार्थ तल पर जम जाएगा। अब अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति एक मांस उत्पाद लाया जो खाने के लिए तैयार था और उसने सैंडविच बनाने के लिए सीधे 2 ब्रेड स्लाइस के बीच इसका इस्तेमाल किया। उपर्युक्त प्रकार के मांस उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसे लंच मीट कहा जाता है। इसे पाश्चुरीकृत किया जाता है और रेफ्रिजरेटर में संग्रहित किया जाता है। दोनों ए और बी। पानी को बांधने वाले एजेंट आवश्यक हैं क्योंकि दोबारा गर्म करने से पानी की हानि होती है। आंसर, दोनों ए और बी, ऑप्शन सी। व्याख्या, प्रश्नगत विवरण के बारे में दोनों ए और बी बिंदु सत्य हैं। प्रश्नगत विवरण को लंच मीट कहा जाता है। इसे पाश्चुरीकृत किया जाता है और रेफ्रिजरेटर में संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न, जब मांस को मोटे ग्राइंडर प्लेट से गुजारा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? चकिंग, फ्लेकिंग, पुनर्गठित मांस उत्पाद और चकिंग। आंसर, पुनर्गठित मांस उत्पाद और चकिंग, ऑप्शन डी। जब मांस को मोटे ग्राइंडर प्लेट से गुजारा जाता है तो इसे पुनर्गठित मांस उत्पाद और चकिंग कहा जाता है। पुनर्गठित मांस में सॉसेज और लंचियन भोजन शामिल है। इसमें सामग्री को या तो पीस लिया जाता है जिसे चकिंग कहा जाता है या
फ्लेक किया जाता है। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थ को मिलावटी घोषित किया जाता है यदि एक पदार्थ मिलाया जाता है जो इसका मूल्य कम करता है या हानिकारक रूप से प्रभावित करता है, किसी भी मूल्यवान या आवश्यक घटक को पूरी तरह या आंशिक रूप से पृथक कर दिया गया है, इसकी उपस्थिति में सुधार के लिए इसे रंगीन या अन्यथा उपचारित किया जाता है, या यदि इसमें कोई अतिरिक्त पदार्थ होता तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उपर्युक्त में से सभी। आंसर उपर्युक्त में से सभी। यदि किसी खाद्य उत्पाद को मिलावटी घोषित किया जाता है तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। खाद्य को मिलावटी घोषित किया जाता है यदि एक पदार्थ मिलाया जाता है जो मूल्य ह्रास करता है या हानिकारक रूप से इसे प्रभावित करता है। यह सस्ता या घटिया पदार्थ पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है। किसी भी मूल्यवान या आवश्यक घटक को पूरी तरह या आंशिक रूप से पृथक कर दिया गया है। इसकी उपस्थिति में सुधार के लिए इसे रंगीन या अन्यथा उपचारित किया जाता है, या यदि इसमें कोई अतिरिक्त पदार्थ होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मिलावटी खाद्य पदार्थों में से दूध और दूध उत्पाद, आटा, खाद्य तेल, अनाज, मसाले, पूरे और पीसे हुए दालें, कॉफ़ी, चाय, कन्फेक्शनरी, बेकिंग पाउडर, गैर मादक पेय, सिरका, बेसन और करी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसके कारण करेले में कड़वापन होता है? आंसर मेरमोडिकोफाइट, ऑप्शन बी। करेले में कड़वापन मेरमोडिकोफाइट के कारण होता है। कुरकुमीन के कारण हल्दी का पीला रंग, कुकुरबिटासिन के कारण खीरे में कड़वाहट और काइरिकाजेंथीन के कारण पपीता का पीला रंग होता है। खाद्य मानकों के लिए केंद्रीय समिति PFA में नियमों के लिए जिम्मेदार है। सत्य है, असत्य है, ना तो सत्य है और ना असत्य। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सत्य है। दिया गया कथन सत्य है। खाद्य मानकों के लिए केंद्रीय समिति नियम बनाने और समय समय पर उन्हें अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने पर 1 वर्ष की जेल की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होने पर 6 महीने की जेल की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना, घातक होने पर आजीवन कारावास। मिलावट के लिए दंड है। अब अगला प्रश्न, मिलावट भोजन खतरनाक है क्योंकि यह जहरीला नहीं हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सत्य है, असत्य है, ना तो सत्य और ना असत्य। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर असत्य है। व्याख्या, मिलावटी भोजन खतरनाक है क्योंकि यह जहरीला हो सकता है और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और यह उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित कर सकता है। मिलावटी का अर्थ है ऐसी कोई भी सामग्री जो खाद्य पदार्थ को असुरक्षित या घटिया या गलत रूप से ब्रांड की गई या बाहरी पदार्थ युक्त बनाने के लिए नियोजित है या की जा सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मांस आधारित बायोएक्टिव पेप्टाइड्स में कुछ न्यूट्रास्यूटिकल प्रभाव होते हैं। कथन 2, सोया एक मांस एनालॉग है। कथन 1 सही है और 2 गलत। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत और 2 सही है। आंसर दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन सही हैं। मांस आधारित बायोएक्टिव पेप्टाइड्स में कुछ न्यूट्रास्यूटिकल प्रभाव होते हैं। सोया एक मांस एनालॉग है। इसका मतलब है कि इसका उपयोग मांस के कुछ हिस्सों के साथ बल्क बढ़ाने के लिए किया जा सकता है क्योंकि इसकी बनावट मांस के समान होती है। यह उचित लेबलिंग के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन की एक वस्तु को अपमिश्रित नहीं माना जाएगा यदि उसमें से कोई भी प्राकृतिक अवयव हटा दिया जाता है। उसमें से कोई भी प्राकृतिक अवयव हटा दिया जाता है। इसमें कोई भी प्रतिबंधित प्रतिरक्षक शामिल है। भोजन के 2 या अधिक खाद्य पदार्थ प्राथमिक एवं साथ मिश्रित होते हैं। आंसर, भोजन के 2 या अधिक खाद्य पदार्थ प्राथमिक एक साथ मिश्रित होते हैं। ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या। यदि 2 या 2 से अधिक खाद्य पदार्थों प्राथमिक को एक साथ मिला दिया जाए तो भोजन की कोई वस्तु अपमिश्रित नहीं मानी जाती है। प्राथमिक भोजन को खाद्य पदार्थों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कृषि या बागवानी या पशुपालन और डेयरी या जलीय कृषि का प्राकृतिक रूप से उत्पादन होता है। अतः इस संदर्भ में 2 या 2 से अधिक प्रकार के प्राथमिक भोजन को एक साथ मिलाने से यह अपमिश्रित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो जाता। अपमिश्रक को ऐसी किसी भी सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है जो खाद्य को असुरक्षित या घटिया या गलत ब्रांडेड या बाहरी पदार्थ युक्त बनाने के लिए नियोजित है या किया जा सकता है। अगला प्रश्न, AFTM का सही विस्तार क्या है?
आंसर अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, ऑप्शन डी। व्याख्या अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स AFTM एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है जिसका गठन 1998 में स्वैच्छिक सहमति से सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए तकनीकी मानकों को विकसित करने और प्रकाशित करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, तापमान एसिडिटी नियंत्रण खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए जल गतिविधि पर नियंत्रण जैसी कई विधियों का उपयोग किस रूप में जाना जाता है? आंसर बाधा हर्डल प्रौद्योगिकी, ऑप्शन ए। तापमान उच्च या निम्न एसिडिटी नियंत्रण खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए जल गतिविधि पर नियंत्रण जैसी कई विधियों का उपयोग बाधा हर्डल प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। कॉफ़ी में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम अपमिश्रक कौन सा है? काफानी, चकोरी, इमली के बीज का पाउडर, खजूर के बीज का पाउडर, उपर्युक्त में से सभी। आंसर इमली के बीज का पाउडर, ऑप्शन बी। व्याख्या कॉफ़ी में अपमिश्रक का सबसे आम रूप इमली के बीज का पाउडर मिलाना है। अपमिश्रक की पहचान करने के लिए कॉफ़ी पाउडर को पानी में मिलाया जाता है। शुद्ध कॉफ़ी हमेशा पानी की सतह पर तैरती रहेगी जबकि अपमिश्रक कॉफ़ी पानी में डूब जाएगी। FSS बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियमन 2011 के प्रावधानों के अनुसार चकोरी को छोड़कर कॉफ़ी में किसी अन्य पदार्थ के मिश्रण की अनुमति नहीं है। अब अगला प्रश्न, टोस्टिंग के बाद और रिफाइनिंग के पहले तेल को क्या किया जाता है? आंसर हथौड़ा चक्की द्वारा छर्रों में बनाया और संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन बी। टोस्टिंग के बाद और रिफाइनिंग से पहले तेल को हथौड़ा मिल द्वारा छर्रों में बनाया गया है और संग्रहित किया जाता है। अब अगला प्रश्न, तेल शोधन एक चरण है। तेल निष्कर्षण के बाद, तेल निष्कर्षण से पहले, प्री प्रेस सॉल्वेंट निष्कर्षण में तेल पकाने और परतदार होने के बीच उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर तेल निष्कर्षण के बाद, ऑप्शन ए। तेल शोधन तेल निष्कर्षण के बाद का चरण है। अब अगला प्रश्न, दूध में मिलाई गई चीनी को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? मिलावट, परिरक्षक, योगज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर मिलावट। दूध में मिलाई गई चीनी मिलावट मानी जाती है। परिरक्षक क्षय के खिलाफ खाद्य पदार्थों, लकड़ी या अन्य सामग्रियों को संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है। योगज, खाद्य योगज ऐसे पदार्थ हैं जो भोजन की सुरक्षा, ताजगी, स्वाद, बनावट या उपस्थिति को बनाए रखने या सुधारने के लिए भोजन में जोड़े जाते हैं। अब अगला प्रश्न, बर्नौली के समीकरण में गतिज ऊर्जा का कारक क्या है? आंसर ऐसा इसलिए है क्योंकि हर परत में वेग बदलता रहता है और केवल औसत वेग को ही ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए सुधार कारक की आवश्यकता होती है। आंसर ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। बर्नौली के समीकरण में गतिज ऊर्जा कारक इसलिए है क्योंकि हर परत में वेग बदलता रहता है और केवल औसत वेग को ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए सुधार कारक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, खाद्य प्रसंस्करण के दौरान पाइप की दीवारों पर घर्षण के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को क्या कहा जाता है? आंसर त्वचा घर्षण, ऑप्शन बी। पाइप की दीवारों पर घर्षण के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को त्वचा घर्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंगूर का pH मान है? आंसर pH 3.3 से 4.5, ऑप्शन सी। व्याख्या अंगूर का pH मान 3.3 से 4.5 तक होता है, जबकि नींबू का pH मान 1.8 से 2.4, खुबानी का pH मान 3.5 से 4.0 और संतरे का pH मान 2.8 से 4.0 और सेब का pH मान 2.9 से 3.5 तक होता है। pH किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। अब अगला प्रश्न, तेल शोधन में तेल क्या होता है? गंधहीन, प्रलाक्षित, गंधहीन और प्रलाक्षित, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर गंधहीन और प्रलाक्षित, ऑप्शन सी। तेल शोधन में तेल को गंधहीन और प्रलाक्षित किया जाता है। अब अगला प्रश्न, PFA अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? आंसर वर्ष 1954 में, ऑप्शन ए। PFA या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम वर्ष 1954 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम सीधे तौर पर बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा से संबंधित है। अब अगला प्रश्न, खजूर, डेट,
बीज अपमिश्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? आंसर कॉफ़ी पाउडर, ऑप्शन डी। खजूर डेट बीज अपमिश्रक के रूप में कॉफ़ी पाउडर में पाए जाते हैं। कॉफ़ी में इस्तेमाल मिलावट काफनी, कारमेल और डेट बीज होते हैं। यदि आप एक मार्क द्वारा प्रमाणित पाउडर धनिया का उपयोग नहीं करते हैं तो संभावना है कि इसमें घोड़े का गोबर हो सकता है। चाय में स्टार्च, रेत, चीनी मिट्टी, फ्रेंच चाक, आयरन, फीलिंग, काफनी, कैफीन, कत्था प्रयुक्त चाय पत्तियों की मिलावट पाई गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में समुद्री उत्पादों की निर्यात में गिरावट का एक वैध कारण लगता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में उभरते बाजार, कई समुद्री उत्पादों पर अमेरिकी सरकार द्वारा एंटी डंपिंग प्रक्रिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में उभरते बाजार और कई समुद्री उत्पादों पर अमेरिकी सरकार द्वारा एंटी डंपिंग प्रक्रिया। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में उभरते बाजार और कई समुद्री उत्पादों पर अमेरिकी सरकार द्वारा एंटी डंपिंग प्रक्रिया, ऑप्शन सी। व्याख्या, उभरते बाजार और कई समुद्री उत्पादों पर अमेरिकी सरकार द्वारा एंटी डंपिंग प्रक्रिया के कारण अमेरिका को समुद्री उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है, इसीलिए दोनों उल्लिखित बिंदु सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विस्कोमीटर का नाम है? केशिका ट्यूब, प्लेट और शंख, समाक्षीय सिलेंडर, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी केशिका ट्यूब, प्लेट और शंख और समाक्षीय सिलेंडर सभी विस्कोमीटर के नाम हैं। अब अगला प्रश्न, मिर्च पाउडर में अपमिश्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? बुरादा, रंग और संचरीन, केसरी दाल, एल्युमिनियम पन्नी। आंसर बुरादा, ऑप्शन ए। मिर्च पाउडर में अपमिश्रक के रूप में बुरादा मिलाया जाता है। किसी भी सामग्री को खाद्य पदार्थ में मिलाना ताकि उसकी प्राकृतिक संरचना प्रभावित हो तो उसे अपमिश्रक कहा जाता है। मिर्च पाउडर अगर रगड़ने के बाद कोई किरकिरा महसूस होता है तो यह मिलावटी होता है। लकड़ी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो लकड़ी काटने पर चूर्ण की तरह गिर जाते हैं उसे बुरादा कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जौ को ब्लॉक करना और मोती बनाना दोनों ही अपघर्षक प्रक्रियाएं हैं। कथन 2, ब्लॉक करने और मोती बनाने के बाद उन्हें ग्रिड्स नामक भागों में काट दिया जाता है। कथन 1 सही और 2 गलत है। दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन गलत है। कथन 1 गलत और 2 सही। आंसर दोनों कथन सही हैं। व्याख्या, दोनों कथन सत्य है। जौ को ब्लॉक करना और मोती बनाना दोनों ही अपघर्षक प्रक्रियाएं हैं। ब्लॉक करने और मोती बनाने के बाद उन्हें ग्रिड्स नामक भागों में काट दिया जाता है। अगला प्रश्न, तेल किसके द्वारा निकाला जाता है? आंसर यांत्रिक निष्कर्षण और प्री प्रेस सॉल्वेंट निष्कर्षण, ऑप्शन डी। तेल यांत्रिक निष्कर्षण और प्री प्रेस सॉल्वेंट निष्कर्षण दोनों द्वारा निकाला जाता है। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम पन्नी को अपमिश्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसमें मिलाया जाता है? आंसर खोया और खोया उत्पाद, ऑप्शन ए। एल्युमिनियम पन्नी को अपमिश्रक के रूप में खोया और खोया उत्पाद में मिलाया जाता है। रंग और संचरीन को अपमिश्रक के रूप में बूरा, चीनी, आइसक्रीम आदि में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? क्योंकि प्रोटीन में जल बांधने की क्षमता, क्योंकि प्रोटीन में तेल बांधने की क्षमता, क्योंकि गर्म करने पर जमने की क्षमता। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोकप्रिय रूप से प्रोटीन का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उनकी जल बंधन क्षमता और गर्म करने पर जमने की क्षमता के कारण किया जाता है। प्रोटीन और आइसोलेट्स प्रोटीन का उपयोग खाद्य उद्योगों में उनके कार्यात्मक गुणों जैसे वसा बांधने की क्षमता, पाइफीकरण, जलयोजन, स्वाद बनाए रखने में वृद्धि और मुंह महसूस में सुधार, फोमिंग क्षमता और स्थिरता, जिलेशन, आसंजन, रियोलॉजिकल गुण, चिपचिपापन, लोज के लिए किया जाता। प्रोटीन कार्य क्षमता में घुलनशीलता, जल धारण क्षमता, तेल धारण क्षमता, इमल्सन गुण, फोम गुण और जमाव शामिल है। पाइफीकरण क्षमता प्रोटीन की पानी और तेल के साथ मिश्रित होने पर इमल्सन बनाने की क्षमता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्टार्च स्यूडोप्लास्टिक है क्योंकि कतरनी तनाव में वृद्धि के साथ इसकी चिपचिपाहट कम हो जाती है। कथन 2,
विंगहैम प्लास्टिक कम कतरनी पर न्यूटन के चिपचिपाहट के नियम का पालन करते हैं। कथन एक सही है और दो गलत है। दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन गलत है। कथन एक गलत और दो सही। आंसर कथन एक सही और दो गलत है, ऑप्शन ए। कथन एक सही और दो गलत है। स्टार्च स्यूडो प्लास्टिक है क्योंकि कतरनी तनाव में वृद्धि के साथ इसकी चिपचिपाहट कम हो जाती है। विंगहैम प्लास्टिक उच्च कतरनी पर न्यूटन के चिपचिपाहट के नियम का पालन करते हैं। कम कतरनी पर उनकी चिपचिपाहट अनंत होती है। अगला प्रश्न, पोटेशियम ब्रोमेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? ग्लाइफोसेट एक फ्रेंडली टू बी कार्सिनोजेन है। पोटेशियम ब्रोमेट की चौड़ाई को जोड़ता है जिससे प्राप्त उत्पादों को एक समान फिनिशिंग मिलती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI उन्हें प्रति मिलियन 50 WP तक की अनुमति देता है। 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 उपर्युक्त में से सभी। आंसर 1 और 2। व्याख्या, पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट का उपयोग खाद्य पदार्थों में उपचार कारक के रूप में किया जा सकता है। इसे 1999 से वर्ग 2B कार्सिनोजेनिक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि यह कैंसर पर विश्लेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IARC द्वारा संभावित रूप से मनुष्यों के लिए कार्सिनोजेनिक माना जाता है। EWG ने 130 से अधिक विभिन्न उत्पादों की पहचान की है जिनमें पोटेशियम ब्रोमेट होता है, जिनमें बेस्ट चाइम्स व्हीट स्लाइस ब्रेड, गोमेज आटा, टार्टिलाफ, हाईवी ब्लूबेरी क्रिप्स और बाल्डूची की शुगर कुकीज शामिल है। पोटेशियम ब्रोमेट एक ऑक्सीकरण एजेंट है जो आटे को बेहतर बनाता है। इसका उपयोग ब्रेड के आटे और अन्य बेक किए गए सामानों में करते हैं। पोटेशियम ब्रोमेट के सेवन से कैंसर होने का खतरा है। यह डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके रेगुलर सेवन से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा थायराइड कैंसर का खतरा रहता है। प्रश्न, तेल शोधन में तेल क्या होता है? आंसर फिल्टर या सेंट्रीफ्यूज किया गया डी-एसिडिफाइड या वैक्यूम में तेल के माध्यम से भापित, ऑप्शन सी। व्याख्या, तेल शोधन में तेल को फिल्टर या सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और डी-एसिडिफाइड या वैक्यूम में तेल के माध्यम से भापित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ज्वार की सूखी पिसाई स्टार्च से भरपूर उत्पाद। कथन 2, ज्वार की गीली पिसाई फाइबर में कम उत्पाद। कथन 1 सही है और 2 गलत हैं। दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत और 2 सही हैं। आंसर दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन सी। व्याख्या, दोनों कथन असत्य हैं। ज्वार की सूखी पिसाई से स्टार्च से भरपूर फाइबर में कम उत्पाद प्राप्त होता है। ज्वार की गीली पिसाई से स्टार्च से भरपूर उत्पाद प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न, दूध में किसकी मात्रा बढ़ाने के लिए यूरिया मिलाया जाता है? मोटाई, शेल्फ जीवन, नाइट्रोजन सामग्री, संश्लेषण की दक्षता। आंसर नाइट्रोजन सामग्री, ऑप्शन सी। व्याख्या, दूध में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए यूरिया मिलाया जाता है। दूध यूरिया गाय के आहार में कच्चे प्रोटीन की मात्रा का एक अनुमानित संकेतक है। यह अवशोषित अमीनो अम्ल और शरीर प्रोटीन के चयापचय से बनता है। गाय प्रोटीन नाइट्रोजन सामग्री को बढ़ाने के लिए दूध में वाणिज्यिक यूरिया मिलाया जाता है। दूध में प्रोटीन सामग्री के नकली सुधार के लिए यूरिया और मेलामाइन का उपयोग 2 नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के रूप में किया जाता है। इसके अलावा दूध में अपमिश्रक के रूप में यूरिया, फार्मेलिन, पेंट और डिटर्जेंट जैसे विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं जो उच्च वसा सामग्री का गलत प्रभाव देते हैं, जिनका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बहुलक्ष्य संरक्षण कई कारकों जैसे pH, तापमान अधिक को लक्षित करने में मदद करता है और इसीलिए सभी प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है। यह विरोधी प्रभावों को कम करने के लिए वांछनीय है। कभी कभी बाधा प्रौद्योगिकी के विरोधी प्रभाव होते हैं। उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, बहुलक्ष्य संरक्षण pH, तापमान आदि जैसे कई कारकों को लक्षित करने में मदद करता है और इसलिए सभी प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है। कभी कभी सकारात्मक प्रभाव होने के बजाय बाधा प्रौद्योगिकी के विरोधी प्रभाव होते हैं। इसका मतलब यह है कि खाद्य संरक्षण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों का संयोजन पहले से मौजूद रोगाणुओं को नहीं मारता है और केवल विकास को रोकता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक मिश्रण सांद्रता व्यक्तिगत सांद्रता से अधिक है। अगला प्रश्न, फल उत्पाद आदेश
FPO कब लागू किया गया है? आंसर वर्ष 1955। फल उत्पाद आदेश वर्ष 1955 में लागू किया गया था। यह सिंथेटिक पेय पदार्थ, सिरप, शरबत और सिरका सहित फल और सब्जी उत्पादों से संबंधित है। इस कानून का उद्देश्य इन उत्पादों की गुणवत्ता और स्वच्छता को विनियमित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपमिश्रक का अर्थ है? रोगग्रस्त पशु से प्राप्त कोई वस्तु, निर्धारित के अलावा कोई भी रंग का मामला, अपमिश्रण के उद्देश्य से नियोजित कोई भी सामग्री, कोई भी वस्तु जिसमें कोई जहरीला तत्व। आंसर अपमिश्रण के उद्देश्य से नियोजित कोई भी सामग्री, ऑप्शन सी। FSSAI के अनुसार अपमिश्रण के उद्देश्य से नियोजित कोई भी सामग्री जो भोजन को असुरक्षित या घटिया बनाती है उसे अपमिश्रक कहा जाता है। उदाहरण के लिए दूध में मेलामाइन, शहद में चीनी, मसालों में रंगीन रंग, केसर में मक्के की लताएं, काली मिर्च में पपीते के बीज आदि। किसी खाद्य उत्पाद में मिलावट करने की प्रक्रिया को खाद्य अपमिश्रण के रूप में जाना जाता है। प्रायः घटिया रासायनिक यौगिक जो भोजन में जहरीले या अवांछनीय होते हैं उन्हें खाद्य मिलावट या खाद्य अपमिश्रण कहा जाता है। खाद्य अपमिश्रण वह पदार्थ है जिसे भोजन में उसकी गुणवत्ता कम करने और मात्रा बढ़ाने के इरादे से मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजनीकृत तेलों से बना मक्खन प्राकृतिक रूप से संतृप्त तेलों की तुलना में अधिक परतदार होता है। सत्य है, असत्य है, अधिक मजबूत, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सत्य है। हाइड्रोजनीकृत तेलों से बना मक्खन प्राकृतिक रूप से संतृप्त तेलों की तुलना में अधिक परतदार होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेलों को संतृप्त बनाने के लिए जोड़ा गया हाइड्रोजन आमतौर पर श्रृंखला के सिरों पर जोड़ा जाता है, जिससे यह अधिक भंगुर हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तेल के स्पार्जिंग को संदर्भित नहीं करता है? तेल को वैक्यूम में रखकर धुएं के बिंदु तक गर्म किया जाता है। पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है। भाप तेल के माध्यम से बुदबुदाती और पानी में अघुलनशील अशुद्धियों को अलग करती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर भाप तेल के माध्यम से बुदबुदाती और पानी में अघुलनशील अशुद्धियों को अलग करती है। ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। तेल की स्पार्जिंग में तेल को वैक्यूम में रखा जाता है और धुएं के बिंदु तक गर्म किया जाता है। पानी को नीचे से डाला जाता है। पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है। भाप तेल के माध्यम से बुदबुदाती और पानी में अघुलनशील अशुद्धियों को अलग करती है। स्पार्जिंग एक तरल माध्यम में गैस को शामिल करने की प्रक्रिया है। स्पार्जिंग लाटरिंग बियर बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया का एक चरण है जिसमें शर्करा निकालने के लिए अनाज के माध्यम से पानी डाला जाता है। स्पार्जिंग भाप को खाद्य तेल से गुजार कर उसे दुर्गंध मुक्त करती है। स्पार्जिंग द्वारा नाइट्रोजन और उत्प्रेरक का उपयोग करके खाद्य तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रोबायोटिक के कार्यों में शामिल है? विटामिन का संश्लेषण, अवशोषण, पाचन। उपर्युक्त में से सभी। आंसर उपर्युक्त में से सभी। प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं जिनका सेवन या शरीर पर लागू होने पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने का विपरीत होता है। मुख्य रूप से दही और किण्वित उत्पादों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बैक्टीरिया और कवक को निष्क्रिय करने के लिए प्रकाश स्पंदन और कम खुराक गामा विकिरण प्रभावी तकनीकें हैं। सत्य है, असत्य है, न तो सत्य और न असत्य। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सत्य है। दिया गया वाक्य सत्य है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बैक्टीरिया और कवक को निष्क्रिय करने के लिए प्रकाश स्पंदन और कम खुराक गामा विकिरण प्रभावी तकनीकें हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अम्लीय इलेक्ट्रोलाइट जल एक गैर फोटोकेमिकल प्रक्रिया है जिसमें उच्च ऑक्सीकरण क्षमता होती है और यह एक आवश्यक जीवन नाशी के रूप में सिद्ध हुआ है। कथन 2, क्लोरीन डाइऑक्साइड का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कीटाणुनाशक के रूप में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। कथन 1 सही और 2 गलत है। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत और 2 सही है। आंसर दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन सी। दोनों कथन गलत हैं। अम्लीय इलेक्ट्रोलाइट जल एक गैर फोटोकेमिकल प्रक्रिया है जिसका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया गया है। क्लोरीन डाइऑक्साइड की उच्च ऑक्सीकरण क्षमता होती है जो एक आवश्यक जैवनाशी के रूप में सिद्ध हुआ है। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।